नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th साइंस का सेट 4। ठीक है, ये है हम लोगों का सेट 4। इससे पहले मैंने सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 3 तक ही अपलोड किया है। सेट 4 तो अभी अपलोड कर रहा हूँ। खैर, तो सेट 4 अभी अपलोड करने वाला हूँ और इसमें जितने भी प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में आने वाले हैं, तो सेट 1 से लेकर के सेट 5 तक यदि आप लोग पढ़ लेते हो तो गारंटी आप लोगों का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यदि आप लोगों को फुल मार्क्स लाना है, मतलब 30 मार्क्स का जो है, और वो 30 मार्क्स यदि आप लोगों को लाना है तो आप लोग पाँचों सेट को ज़रूर देखोगे। और बस आप लोगों को छोटा सा एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। ठीक है, इसमें बिल्कुल फ्री है, आपको पैसा नहीं खर्चा करना पड़ेगा, तो आप कर ही सकते हो, कर ही दोगे। ठीक है ना। क्या तो हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न संख्या 1 हम लोगों का है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो क्या होता है? तो ये चारों में से तो ये सीधा होता है हमेशा। ठीक है ना। यदि हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 2 हम लोगों को बोला जा रहा है कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को कहा जाता है ध्रुव। ठीक है, देखिए ये सारा का सारा प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ के ही जाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? तो किसी शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए हम लोग जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पर यदि बात करें प्रश्न संख्या 4, जो हम लोगों को बोला जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वो मुड़ जाती है, किस कारण से? तो अभिलंब की ओर, या तो फिर किस ओर मुड़ती है? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 5, जो हम लोगों को बोला जा रहा है कि आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आंख के रंगीन भाग को कहा जाता है आइरिस। ठीक है, यदि हम लोग अगला प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 6, जिसमें पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूरबिंदु कितनी दूर पर होता है? तो दूरबिंदु का यदि बात किया जाए तो अनंत पर होती है। ठीक है, किस पर? यह मानव नेत्र का बात कर रहा है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर यदि बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8, जो कह रहा है कि विद्युत परिपथ में ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ए मीटर को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है, जो आप बोलो चलेगा। यदि हम लोग अगला प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 9 पर, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किसी प्रोटॉन प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो वो है वेग। ठीक है, वेग में परिवर्तन हो जाता है। आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 10 पर, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो कौन सा है? तो जैव गैस जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है ना। यहाँ पर जो दिया गया है 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से देखिए आप लोगों को यदि और भी चाहिए ना सेट्स, तो आप लोग बस मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाइएगा। उसके लिए आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। बहुत बड़ा काम नहीं करना है, छोटा सा काम करना है, आप लोग कर सकते हो, कर दोगे। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 11 पर बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों से पूछा जा रहा है 2H2 + O2 मिलकर के बनाता है 2H2O, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, इसके लिए मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो कौन सा दुर्बल अम्ल है इन चारों में से? तो इन चारों में जो है CH3COOH जो है ये दुर्बल अम्ल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है? तो कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है? वो है ब्रोमीन। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का 17 नंबर, जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि तांबा और टीन के मिश्रित धातु को क्या कहते हैं? तो
तांबा और टीन के मिश्रित धातु को कहा जाता है कांसा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, जिसमें पूछा जा रहा है कि एल्किन का सामान्य सूत्र। तो एल्किन, ये एल्केन नहीं, ये एल्किन है, और एल्किन का सामान्य सूत्र है CnH2n। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 19 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन एल्केन नहीं है। तो यहाँ पर जो दिया गया है इसमें कौन जो है एल्केन नहीं है, तो यह है C2H4 जो है वो एल्केन नहीं है। प्रश्न संख्या 20 पर बात करें तो 20 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या जो है वो है 18। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है। तो कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है ना, इसीलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर यदि 22 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या। तो मछलियों के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है 2। ठीक है, या कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। प्रश्न संख्या यदि 23 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 23 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो उसको सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यदि 24 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 हम लोगों से पूछा जा रहा है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो कहाँ से, अंडाशय से जो है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। तो किस प्रकार के जनन को, तो ये मुकुलन को दर्शाता है। और ये चित्र देख करके आप लोग कमेंट कीजिएगा कि वास्तव में मुकुलन द्वारा जनन जो है किस में होती है। ठीक है, आप लोग को नहीं पता है तो वो भी कमेंट में कीजिएगा, मैं उसको आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 26 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 26 पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन मानव में मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन सा जो है मादा के जनन मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। इन चारों में जो है वो है शुक्रवाहिनी। ठीक है, शुक्रवाहिका या शुक्राणुवाहिका जो है ये मादा का जो है जनन तंत्र नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 23 जोड़ी होती है, ये तो पता ही है। अगला यदि प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 28 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा जो है यह नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग बात करें 29 पर, मतलब 29 पर, तो यहाँ पर हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल अणुओं में तोड़े जा सकते हैं क्या कहलाते हैं। तो उसको जैव निम्नीकरण कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न यदि 30 नंबर प्रश्न पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला का घास, बकरी और मानव। ठीक है, घास को खाता है बकरी, बकरी को खाता है मानव। ठीक है, इस प्रकार से। खैर, तो ऐसे ही और भी यदि आप लोगों को वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।